तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, जो इन शॉर्ट आप कह सकते हो इलास्टिसिटी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, ठीक है, और बहुत ज्यादा इस चैप्टर का मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ 11th से ही ज्यादातर इसका लेना देना है, 12th में यूज ना के बराबर है। ठीक है, सो यू कैन गेट द चैप्टर हेडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर में आगे बढ़ने पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को जो है हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समझना क्या मतलब, उन टर्म्स को आप थोड़ा जान लीजिए। ये सबसे पहले द टर्म इज इलास्टिसिटी, राइट नो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से ये डिसाइड होता है कि जैसे आप सब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक रबर बैंड लेते हो, ठीक है, उस पे आप अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? जो ओरिजिनल शेप है उससे वो क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है। ठीक है, तो जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये खासियत है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of the deforming forces is termed as elasticity. ठीक है, तो आप ये सिंपल सा चीज समझिए कि मतलब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, आपने उसको डिफॉर्म किया था, तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगता है। जैसे कि आप स्प्रिंग को देख लो, स्प्रिंग के मॉडल से समझिए कि स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो यहां पे मटेरियल के अंदर जो है एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग मॉडल आप देखेंगे आपके बुक में है, जो कि इस साल हटा दिया गया, बट हल्का सा उसका मैं आपको बता दे रहा हूं जो मैंने अभी बताया। होता क्या है, जैसे कि मान लो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ जो है वो क्या हो रहा है, एक फोर्स के साथ बंधे हुए हैं। सॉलिड है, दे आर टाइटली पैक्ड। यहाँ पे उस तरह से नहीं दिख रहा है, हमने दूर दूर रखा है। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो तो ये जो गैप है ये बढ़ जाता है। तो ये जो फोर्स यहाँ पे है, इट इज एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग। जब इसको हम खींचते हैं तो ये बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, बट उसी वक्त एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो ये तुरंत जो है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। और हमेशा याद रखिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे उसी के इक्विवेलेंट यानी उतना ही इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स। बाकी इसमें काफी डिटेल में हम लोग इस चीज को पढ़ते थे, इसका ग्राफ भी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, बट सारी चीजें इस बार के लिए हटा दी गई हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद एक टर्म है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? ये भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हो तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो बहुत सारी जो मैटर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी सब्सटेंसेस कह लीजिए, दे पोजेस दिस प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा ले लें, आप लोगों ने सब खेला हुआ है वो चाइना क्ले से आप लोग क्ले मॉडलिंग करते थे, उसको अगर आप एक मुक्का मार दीजिए तो पिचक जाता है, क्या वापस आ जाता है? नहीं आता है, ठीक है। तो वो प्लास्टिक हो गया, उसका आप कहेंगे कि इट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी के बारे में भी 2 लाइन लिख लो। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच the body does not regain its original shape and size after the removal of deforming forces। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पूरे मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं है और कोई भी चीज परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, तो इस बात को जरूर रख लीजिएगा। तो ना हो तो नोट में आप मेंशन कर लीजिए नीचे कि नथिंग इज परफेक्टली इलास्टिक नॉर प्लास्टिक, नथिंग इज परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में, ठीक है, वही चीज एक बार नोट भी कर लीजिए। रीजन ऑफ इलास्टिसिटी देखो, इन सॉलिड्स द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड in such a way that forces are acting on each molecule, forces are acting on each molecule due to their neighboring molecules, full stop, due to their neighboring molecules, full stop. On applying the deforming force, restoring force is developed. Restoring force is developed. And when the deforming force is removed, these restoring forces bring the molecules to their respective equilibrium. Bring the molecules to their respective equilibrium. And hence the body regains its original form. And hence the body regains its original form. ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया। आप सिंपल से अपने दिमाग में एक बैठा सकते हैं कि ये जो पूरा चीज है ये स्प्रिंग नुमा होता है, ठीक है, बस दिमाग में ये चीज रखिएगा, ठीक है। बाकी तो स्ट्रक्चर आप देखें एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़ाते भी थे और ग्राफ भी इसमें समझाते थे। एंड खैर चलो, नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? देखो, रबड़ बैंड वाला ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आप फोर्स लगा खींचते हो, छोड़ देते हो, वापस आ जाता है।
बहुत सारे केसेस अब ऐसे हो जाएंगे कि आप इतना ज्यादा फोर्स लगा दो कि वो खिंच तो जाएगा, बट जैसे ही आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो एक लिमिट है फोर्स का, यानी इतने लिमिट तक वो रिगेन करेगा, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतने लिमिट तक वो रिगेन करेगा। लेकिन इफ द अप्लाइड फोर्स गोज बियॉन्ड दैट लिमिट, देन इट इज नॉट गोइंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वो जो लिमिट है उसी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। तो नोट कर लो, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स up to which a body can retain its property of elasticity, a body can retain its property of elasticity is called elastic limit of the material, elastic limit of the material of that particular body, elastic limit of the material of that particular body। जो लास्ट लाइन आप लिख रहे हो इसे ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। सिर्फ आप इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल पे डेफिनेशन को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वहीं पे स्टॉप कर देते तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल का बना हुआ कुछ भी ले लें, जैसे रबर बैंड ले लो, रबर का बना हुआ कुछ भी ले लो, सबका इलास्टिक लिमिट सेम होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, आप दो डिफरेंट टाइप्स के रबर ले लीजिए, एक थोड़ा सा मोटा एक थोड़ा सा पतला है, दोनों का इलास्टिक लिमिट अलग होगा। तो मटेरियल तो है ही, साथ में आपका उस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, यानी बॉडी टू बॉडी इलास्टिक लिमिट वेरी करती है, ठीक है ना। ये आप नहीं कह सकते कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है, बॉडी टू बॉडी वेरी करेगी। सेम मटेरियल का डिफरेंट बॉडीज हैं, बोथ विल हैव डिफरेंट इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, FATIGUE। फटीग का मतलब समझते हो ना, क्या हो, नहीं जानते हो, थक जाना, ठीक है ना, थक जाना। इलास्टिक फटीग, थक जाना। तो थकने का ही कुछ हिसाब किताब यहां पे भी है। आप ले लो, कभी कभी आप एक्सपीरियंस करोगे, रबर बैंड ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको लगातार यूं ऐसे 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 कंटिन्यूअसली करते रहिए, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली करते रहिए और उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि वो रिगेन तो करेगा, बट जो एक्चुअल था शेप, वो शेप नहीं रिगेन कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाता है। और फिर आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आप देखेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे डिपेंड करता है, उसके बाद आप फिर देखोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया है, ठीक है। यानी इनिशियली तो और कुछ रिगेन किया, बट एकदम एक्चुअल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाता है। तो एक तरह से होता नहीं, जैसे हम काम करते करते जैसे थक जाते हैं, मान लीजिए हमको जो है सामान ढोना है, नीचे से लाके यहाँ पे रखना है, तो शुरुआत में तो हम काफी एनर्जेटिक रहते हैं, तुरंत दिया जाता है, फटाक से हम लेके आ जाएंगे, फिर देंगे फटाक से लेके आ जाएंगे। लेकिन यही 10 चक्कर लगाने के बाद 11वें चक्कर में जो है, जो टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा, पहले हो सकता है कि हम 2-3 मिनट में पहुंच जा रहे थे, उसके बाद जो है अब आपको 4 मिनट लग रहा है, फिर और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको 5 मिनट लग रहा है वहां पहुंचने, फिर आप देखेंगे कि 6 मिनट लग रहा है, यानी टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है, यानी हम थकते जा रहे हैं वैसे वैसे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो थक गया, ठीक है। तो लिख लो इलास्टिक फटीग, द टेम्पररी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इसलिए लिखा गया है टेम्पररी लॉस, the temporary loss of elastic properties due to the repeated action of alternating deforming force, due to the repeated action of alternating deforming force is called elastic fatigue. Alternating deforming force is called elastic
फटीग। अगला टर्म जो है दैट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? ये एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज टाइम ड्यूरेशन, यानी यहां पे हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। कि कौन से टाइम का? हमने रबर बैंड को खींचा, ठीक है। अभी हम टाइम नहीं मेजर, अभी हम खींचे हुए हैं ऐसे। जैसे ही आप छोड़ते हो द टाइम स्टार्ट्स, जैसे ही आप छोड़ते हैं द टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट्स, और जैसे ही आप छोड़ोगे होगा क्या? इट विल रिगेन। तो जब आपने छोड़ा और जिस वक्त वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लिया, इस दौरान जो ये समय है, इस टाइम को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। या फिर इसको दूसरे भाषा में कहें कि वो समय जिस दौरान डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, जिस दौरान डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, सॉरी हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स, जिस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था। तो लिख लो, इट इज द टाइम फॉर विच, it is the time for which the restoring force acts after the removal of deforming forces. After the removal of deforming force. Your next heading is stress. Your next heading is stress. स्ट्रेस क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम वी टेक restoring force is equals to external force, और फिर आपका जो है स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा इज F एक्सटर्नल अपॉन एरिया, और इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। कहीं कहीं जगह पे जो है, जब हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, उस जगह पे जो है हम लोग इसको प्रेशर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की अगर हम बात करें, अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी को हम शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड, अभी एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा है बल्क या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। वैसे शेयरिंग जो है आपके कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है। इसको उतार दो, फिर एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कौन सा चीज क्या होता है।
चार्ट आपने बना दिया, बन गया। ओके, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में जो फोर्स होता है, जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो, ठीक है, दैट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखिए, ये जो सारे डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें आप देखो, यहां भी फोर्स जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है आउटवर्ड। इससे क्या होगा, ये खींचेगा, लंबा होगा, इससे क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। फिर ये भी देखो, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यहां पे भी नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी देखो एकदम परपेंडिकुलर हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब कर्व सरफेस पे आप कहोगे परपेंडिकुलर, तो भैया टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, यू विल सी दैट ये आपका परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है एक तरह से आप देख सकते हो, डायग्राम की मदद से जो है एग्जाम्पल दिया गया है नॉर्मल स्ट्रेस का। तो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में दो लाइन क्या, एक लाइन लिख सकते हो, फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो, जो नॉर्मल स्ट्रेस के 3 डायग्राम हमने बनाया ना, इसमें आपको ये दोनों चीज दिख जाएगा, दिख रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो है लेंथ में वेरिएशन आएगा, और इसको देखो, इसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शेप में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में बदलाव आएगा। तो इसीलिए ये बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस इसको कहा गया, ठीक है। तो आगे देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस तो हो गया। अब इसके दोनों पार्ट को देखें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, longitudinal stress, first point लिख लो, it occurs only in solid, it occurs only in solid, it occurs only in solid. Second point, deforming force is applied parallel to the length. देखिए दोनों फिगर में it is parallel to the length, है कि नहीं है, along the length है ना, so you can say it is parallel to the length. Deforming force is applied parallel to the length and causes change in length, and causes change in length. बल्क स्ट्रेस के बारे में लिख लीजिए, इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में देखने को मिलता है बल्क स्ट्रेस। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। It occurs in solid, liquid and gases. Second point, it produces change in volume and density. It produces change in volume and density. जाहिर सी बात है, डेंसिटी में बदलाव आ जाएगा, मास तो बदलेगा नहीं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी बदल जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। और शेप के बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे,
अनचेंज, शेप अनचेंज, साइज चेंज हो रहा है, शेप अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो उसी में ऐड ऑन कर लो, वॉल्यूम एंड डेंसिटी वेयर एज शेप रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट पॉइंट, deforming force is applied normal to the surface. Deforming force is applied normal to the surface at all points. Normal to the surface at all points. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया कंसिडर करोगे पूरा, भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया क्या कंसिडर होगा, पूरा एरिया कंसिडर होगा। तो इस चीज को नोट कर लो, द टोटल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, द टोटल सरफेस एरिया perpendicular to the applied force is considered for calculation. ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने बताया था ना कि स्ट्रेस को हम लोग कई जगहों पे प्रेशर के साथ तुलना करते हैं, तो यहां पे हम इसको जो बल्क स्ट्रेस है उसको हम प्रेशर के साथ कंपेयर करते हैं और आपको रीजन पूछ देता है कि वाई। तो लिख लीजिए, बल्क स्ट्रेस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर बिकॉज फॉर वॉल्यूम चेंज, change in pressure is responsible. Because for volume change in pressure is responsible. देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि जहां पे भी वॉल्यूम चेंज होगा वहां पे प्रेशर अप्लाई होगा, और यहां पे भी हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बल्क स्ट्रेस। सो दैट इज वाई बल्क स्ट्रेस को हम चेंज इन प्रेशर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। भले ये नहीं है लेकिन दो तीन बातें जानने में कोई हर्ज नहीं है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। We can have tangential stress when the successive layers of the solid, we can have tangential stress when the successive layer of the solid move on each other. Successive layer of the solid move on each other. किसी के पास मोटी किताब है, आर डी शर्मा या कुछ भी ऐसा हट्टा कट्टा खाते पीते घर का किताब हो, हाँ वो चलेगा। ये थोड़ा पतला हो जाएगा, फटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ये सही है। टेंजेंशियल स्ट्रेस समझाने के लिए हम ये कर रहे थे, जैसे ये होता है ना, ये ऐसे इस पे रखा हुआ है। अब जो फोर्स है, अभी तक क्या था फोर्स, अभी फोर्स क्या लगाएंगे, टेंजेंशियल लगाएंगे। और अभी आपने क्या लिखा कि when the successive layers of the solid are sliding on each other, तो इसको आप एक सॉलिड समझ लीजिए और एक एक पेज जो है आप उसको सक्सेसिव लेयर मान लीजिए। तो अब अगर हम इसको ऐसे रख के यूं ऐसे देखो, ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक पेपर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड अप कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का ये है। और ये जो एंगल में बदलाव आ रहा है ना, पहले ऐसे था अभी ऐसे कर दिए, तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो यू विल गेट द डिफॉर्मेशन एंगल, आपको डिफॉर्मेशन एंगल मिल जाएगा, कितने एंगल से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सब भी बता देंगे, अभी स्ट्रेन बताएंगे। तो सक्सेसिव लेयर ऑफ द सॉलिड मूव ऑन ईच अदर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप,
अभी हमने दिखाया ना, शेप में बदलाव आ गया। It produces change in shape, whereas the volume remains unchanged. और लास्ट पॉइंट इस पे नोट कर लो, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू वन ऑफ द फेसेस। अभी जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था क्या था, सिर्फ एक फेस पे हमने लगाया था, एंड दैट ऑल्सो टेंजेंशियल अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू वन ऑफ द फेसेस। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, स्ट्रेस के बारे में हम लोगों को जो जानना था, मतलब बेसिक स्तर पे, वो हम लोगों ने देख लिया। अब स्ट्रेन, नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रेन। एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एन कोई डायमेंशन नहीं है इसका। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो जो जनरल फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिए, strain is equals to change in dimension upon ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले जो है स्ट्रेन में भी डिफरेंट टाइप्स है। पहला लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब लीनियर स्ट्रेन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, लेंथ, ठीक है। तो लिख लो लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो लीनियर स्ट्रेन जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक होता है आपका लैटरल स्ट्रेन। दोनों चीजें होती हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या होता है। अभी उसको लिखवा भी देंगे। जैसे मान लो ये एक वायर है और अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं ऐसे, अभी गिर जाता तो फिर दिक्कत आती। ऐसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे, तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, लेंथ वाइज क्या होगा, ये छोटा होता जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन आप जरा सोचो, वॉल्यूम में तो बदलाव नहीं हो रहा है, आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, डायमीटर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी दो तरीके से लेंथ में, यानी डायमीटर में चेंज आ रहा है और लेंथ में चेंज आ रहा है। अब जरा ध्यान से सोचिए, जो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसके पैरेलल चेंज क्या है, उसका लेंथ वाला, और डायमीटर में उसका चेंज क्या है, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स चेंज है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है लेंथ वाइज, माने डायमेंशन में, तो वो कहलाता है लैटरल स्ट्रेन। और जब अलोंग द अप्लाइड फोर्स यानी पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स अगर चेंज हो रहा है, तो वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो लिख लो, व्हेन द लीनियर स्ट्रेन, when the linear strain is in the direction of deforming force, when the linear strain is in the direction of deforming force, we call it longitudinal strain. We call it longitudinal strain. ठीक है। Whereas if the change is taking perpendicular, whereas if the change is taking perpendicular to the direction of deforming force, perpendicular to the direction of deforming force,
वी कॉल इट लैटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग कर लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? बस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नोट कर लीजिए फटाक से।